हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम अकाउंट्स का भी एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना 12th नंबर। 12th नंबर चैप्टर आप अपने नोट्स में निकाल के रखें सामने। 12th नंबर चैप्टर में ऐसा है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कन्वर्जन, बोनस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, ये सब इसमें सीखना है। तो इसमें अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मींस आप जैसे स्प्लिट अप करते हैं शेयर्स, कंसोलिडेशन करते हैं शेयर्स। बोनस शेयर्स वाला पॉइंट, ये पॉइंट इजी है, एक एक क्वेश्चन है और बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये बाद में समझते हैं। पहले मैं इसका मेन पार्ट समझाता हूं। इस चैप्टर का मेन पार्ट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। स्टडी मटेरियल में ये चैप्टर अलग से दिया हुआ है, बोनस शेयर्स का अलग से और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स का अलग से। मैंने दोनों को मिक्स कर रखा है, ठीक है। तो आप पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स के लिए इसी चैप्टर में स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन छोड़ के फिर आए, यानी पेज नंबर 12.3 पर आए नोट्स में। 12.3 पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स हेडिंग दिया हुआ है, और जिनके पास नोट्स नहीं है वो स्टडी मटेरियल से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रोविजंस दे रखे कंपनीज एक्ट सेक्शन 55 के, और मेरे हिसाब से शायद आप कंपनी लॉ में, यानी आपका जो अलग से सब्जेक्ट चल रहा है कंपनी लॉ, उसमें आप सेक्शन 55 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स पढ़ चुके होंगे। तो मैं इसको आपको थ्योरी एस्पेक्ट से नहीं बताऊंगा, इसमें से जो जो प्रैक्टिकल में काम आने वाले प्रोविजंस है वो प्रोविजंस में आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यहां पर आपको बहुत सारी बातें लिखी हुई मिलेगी नोट्स में। स्टार्टिंग देखेंगे तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल में इशू प्रेफरेंशियल शेयर्स व्हिच एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी आर लायबल टू बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड नॉर्मली नॉट एक्सीडिंग 20 इयर्स, नॉट एक्सीडिंग 20 साल से ज्यादा। इसका मतलब ये कि इनका मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड जो होता है वो 20 इयर्स होता है, और आजकल इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स तो इश्यू हो ही नहीं सकते। बट in some circumstances there may be extended period of 30 years in case of infrastructure company, but subject to certain limits. वो exceptional case है, but normal क्या है 20 years from the date of issue। फिर आगे आपको बहुत सारी इसमें और भी बातें मिलेगी, किस में से इश्यू हो सकता है, कैसे इश्यू हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो आप इन सारे पॉइंट को 1 by 1 पढ़ते चले जाएं। पहला पॉइंट है नो शेयर्स कैन बी रिडीम एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन दो ही तरीके से हो सकता है, यही मेन पॉइंट है, की पॉइंट आप स्टार बनाने, यही मैं अभी प्रैक्टिकल लिखवा के और करवाने वाला हूं आपको, ठीक है। नो सच शेयर्स कैन बी रिडीम अनलेस दे आर फुली पेड अप। तो अगर किसी क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल शेयर रिडम्पशन है और पार्टली पेड अप शेयर्स दिए हैं, तो पहले मुझे उसको कॉल करके फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। तो फाइनल कॉल की एंट्री करूंगा, फुली पेड अप होंगे, उसके बाद रिडम्पशन की एंट्री स्टार्ट करूंगा, इस बात का भी ध्यान रखना। तीसरा सी पॉइंट का फर्स्ट है इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनी एस में प्रेस्क्राइब इन हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर सच क्लास ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 133। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन कंपनी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 133, द प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन शेल नॉट प्रोवाइड फॉर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी बिफोर द शेयर्स आर रिडीम्ड। इस बात को समझने के लिए और ये सारा पैराग्राफ समझने के लिए हम आते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। आगे की ओर आप आए तो इसी पेज पर आपको फर्स्ट सेकंड पॉइंट के बाद डी पॉइंट मिलेगा, डी पॉइंट के नीचे आपको सीआरआर मिलेगा। सीआरआर वाली बात भी मैं अलग से समझाऊंगा आपको। तो मेन प्रोविजंस मैंने आपको बताया कि ये तो आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ प्रोसीड होता है, दूसरा फुली पेड अप होना चाहिए। तीसरा वाला जो पॉइंट है वो डिटेल है, उसको मैं आपको समरी फॉर्म में अलग से समझाता हूं, नीचे नोट भी लिख रखा है मैंने। पहले आप नेक्स्ट पेज पर आए, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम सेक्शन 52। अगर आपके बैलेंस शीट में कोई प्रीमियम अकाउंट पड़ा हुआ है, कौन सा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं होता बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस में, अगर कोई प्रीमियम अकाउंट पड़ा हुआ है तो सेक्शन 52 आपसे क्या कहते हैं, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर फॉलोइंग पर्पस, मीन्स आउट ऑफ प्रीमियम अकाउंट यू कैन सेट अप फॉलोइंग आइटम्स
Number 1, towards issue of unissued shares of company to be issued to members of company for fully paid bonus shares. Means premium can be utilized for issue of bonus share. In short, to write off preliminary expenses. आपको एक तरफ preliminary expenses दिख रहे हैं, एक तरफ premium दिख रही है. You can set off both. तो preliminary expenses can be set off against premium. Write off expenses of and commission paid on discount allowed of any securities वगैरह. तो इश्यू एक्सपेंसेस, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं प्रीमियम से. फिर आगे लिखा हुआ है प्रोवाइड प्रीमियम, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, डी पॉइंट, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स और डिबेंचर. एक तरफ हम रिडम्पशन जब करते हैं तो रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है वो एक्सपेंडिचर है, लॉस है वो हमारा, डेबिट आइटम. और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है वो क्रेडिट आइटम है. तो क्या हम इन दोनों को नेट कर सकते हैं? यस, सेक्शन 52 आपको अलाउ कर रहा है. बट इसका एक एक्सेप्शन बताऊंगा मैं भी. फॉर द परचेज ऑफ इट्स ऑन शेयर्स, खुद के शेयर्स खरीदने के लिए प्रीमियम की जरूरत हो तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं. तो इन सारे आइटम में आप प्रीमियम अकाउंट एडजस्ट कर सकते हैं. यानी आपके बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, इसका यूटिलाइजेशन आप कहां कहां कर सकते हैं? तो इसमें से यही चीज माइनस कर सकते हैं आप. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बोनस शेयर्स के में यूटिलाइज कर सकते हैं. इसमें से बोनस शेयर इश्यू कर दो आप, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर सकते हैं एज बोनस. तो प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर फॉलोइंग पर्पस. सेक्शन 52 बोलता है इट कैन बी यूटिलाइज फॉर सेट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स और डिबेंचर्स. इनके रिडम्पशन पे आप प्रीमियम देते हो. 100 रुपए के शेयर्स को आपने 110 रुपए में रिडीम किया, मतलब 100 रुपए के साथ 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया आपने, तो ये लॉस हुआ ना. दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रीमियम अकाउंट. लेकिन ध्यान से समझ लेना एक्सेप्शन. नीचे नोट में बहुत क्लियर लिखा है. ऊपर के जो पैराग्राफ मैंने छोड़े हैं वो यही है जो नोट में लिखा है, ये समरी है नोट में. तो आप ऊपर का पैराग्राफ कट कर दो, ये समरी याद कर लो. It may be noted that certain class of companies whose financial statement comply with accounting standard as prescribed in section 133 means to comply section 133 in respect of accounting standard cannot apply the security premium account for the purpose of B and D mentioned above. तो ये वाली कंपनी कैन नॉट पे आप अंडरलाइन कर लेना. मीन्स कंपनी, स्पेसिफिक कंपनीज हु कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 कैन नॉट यूज प्रीमियम अकाउंट फॉर बी एंड डी पर्पस. बी पर्पस क्या था? टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. और डी पर्पस क्या था? रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. तो जिन कंपनी पे सेक्शन 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं उन पर आप ये प्रीमियम अकाउंट इस प्रीमियम अकाउंट के लिए सेट ऑफ नहीं कर सकते. और नीचे नोट एक और बात लिखा है, ये स्टडी मटेरियल का नोट उठाया मैंने, ये जो नीचे लिखा है नोट गिवन इन स्टडी मटेरियल. क्या लिखा है वहां पे? अब क्वेश्चन इससे करना है कि उससे करना है. यानी क्वेश्चन में प्रीमियम और रिडम्पशन तो होगा डेफिनेटली, कई बार प्रीमियम पर रिडम्पशन होता है. तो अब उस लॉस को फिर यहां से सेट ऑफ नहीं कर पाए तो कहां से करें? तो क्या लिख रहे हैं? ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर हैव बीन सॉल्व ऑन द बेसिस दैट कंपनी रिफर्ड टू इन क्वेश्चन आर गवर्न बाय सेक्शन 133. यानी ये माना है कि इस क्वेश्चन चैप्टर में जितने भी कंपनी के नाम आपको दिए वो सारी कंपनी गवर्न बाय सेक्शन 133 यानी 133 सेक्शन में वो कवर्ड है. कवर्ड है इसका मतलब इट कैन नॉट यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू सेट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. तो हम भी यही करेंगे. सारे क्वेश्चंस में हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को प्रीमियम अकाउंट से सेट ऑफ नहीं करेंगे. फिर कहां से करेंगे? तो एनी अदर वे एक्सेप्ट द अबव प्रेस्क्राइब्ड वे इन विच सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज यूटिलाइज्ड विल बी कंट्रावेंशन ऑफ लॉ. थस द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स विल नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है, तो वहां पर आप एक लाइन और लिख लेंगे कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर
can be set off against general reserve, P&L account and other free reserves. तो हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर प्रीमियम से तो नहीं करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, हम इनसे कर लेंगे। तो पूरे चैप्टर में हम यही फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ये रूल आया था 2014 से, इसलिए कहीं पुरानी बुक मत उठा लेना, पुरानी बुक में इससे क्या हुआ मिलेगा। मैंने आपको स्टडी मटेरियल का नोट पढ़ा दिया, इसीलिए आप चाहते तो स्टडी मटेरियल जाके देख सकते हैं। इसलिए कंफ्यूजन खत्म। दो तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे कि किसी में इससे कर दें, किसी से उससे। हम सभी क्वेश्चन में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रीमियम से एडजस्ट नहीं करेंगे, हम P&L से या जनरल रिजर्व से ही एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में सिस्टमेटिक लिखवा देता हूं। थ्योरी वाला पार्ट आप समझते हैं, आपने कंपेयर लॉ में पढ़ा हुआ है, लेकिन उन्हीं चीज में से जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। वैसे नोट्स भी आपके पास, नोट्स में भी सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो एज पर लॉ एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। वो एज लॉ के लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन हमको समझने के लिए कैसा करना चाहिए वो बताता हूं आपको। तो सेक्शन 55 जो है, सेक्शन 55 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, फुली पेड अप शेयर्स। तो सेक्शन 55 की बहुत सारी कंडीशन में से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो रिडम्पशन होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर कैन बी आउट ऑफ, कहां से हो सकता है रिडम्पशन, तो सिर्फ दो जगह से हो सकता है। एक हो सकता है आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स में बी इक्विटी प्रेफरेंशियल, बट no other securities. No other securities. ठीक है, किसी और सिक्योरिटीज में से नहीं हो सकता, सिर्फ किस में से हो सकता है, आउट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में भी इक्विटी प्रेफरेंस, यानी इन शेयर्स का रिडम्पशन करने के लिए आप दूसरे शेयर, नए शेयर इश्यू कर दो, ठीक है, चलेगा। तो नए शेयर इश्यू कर दें और पुराने शेयर रिडीम कर देते हैं, लेकिन नए शेयर कौन से, इक्विटी या प्रेफरेंशियल। इनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया था 20 साल, 20 इयर्स, लेकिन पैसे की अभी जरूरत अभी भी थी, तो आपको इसको रिडीम तो करना पड़ेगा, लेकिन पैसे की जरूरत थी तो आपने और नए शेयर इश्यू कर दिए ताकि आपका कैपिटल बेस बना रहे। तो या तो आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स मतलब कि जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एक्सेट्रा, which are available for distribution of dividend। तो जो भी डिविडेंड के रूप में बढ़ सकते हैं वो सारे प्रॉफिट को फ्री प्रॉफिट बोला जाता है, फ्री रिजर्व्स बोला जाता है। जनरल रिजर्व P&L तो होता ही है हमेशा ही, डिविडेंड इक्वलाइजेशन का तो नाम ही डिविडेंड है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। और भी कोई रिजर्व हो तो आपको क्या चेक करना है, विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इट मींस इट इज फ्री रिजर्व, कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडम्पशन पर्पस। तो अल्टीमेट सार इस पूरे चैप्टर का ये 2 पॉइंट है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो समझाता हूं मैं आपको। इंप्लीमेंट ऐसे करना है कि जब भी फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स होगा तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, या प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल होगा तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू, नए प्रेफरेंशियल शेयर, या और इसके साथ शेयर प्रीमियम अकाउंट भी हो सकता है,
शेयर प्रीमियम अकाउंट, ये आप एंट्री करेंगे। ठीक है, जब शेयर इश्यू होगा तो सिंपल वही एंट्री होती है। और जब आउट ऑफ फ्रेश इश्यू होगा, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स होगा, तो आपको अपने सारे फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेंगे, जबकि रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको खत्म करना है और उस पूरे रिजर्व को ट्रांसफर कर देना है सीआरआर में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये क्या होता है ये समझना है खास, ये तो आप सब जानते हैं, ये क्या होता है वो समझना है खास। तो पहले आप अपनी कॉपी में इतना लिखें that under section 55 of Companies Act, redemption of preferential share can be out of fresh issue of shares or out of free reserves। ठीक, अब इसको आगे समझने के लिए, ये तो लिख ही लिया होगा आपने, एक सीधा सीधा कंसेप्ट समझना कि जहां आपकी बैलेंस शीट में ये सपोज 10% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल थी 10 लाख रुपए की, इक्विटी शेयर कैपिटल थे 20 लाख रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व पीएनएल अकाउंट वगैरह वगैरह ये सब थे 20 लाख रुपए के। ठीक, अब आप इनका रिडम्पशन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? रिडम्पशन। तो जनरल समझाते जाता हूं कि आखिर ये कंसेप्ट था क्या, सेक्शन 50 क्या कहना चाहता है। फ्रेश इश्यू वाली बात समझ में आती है कि सीआरआर क्या होता है, तो इससे समझ में आएगा, इस एग्जांपल को आप समझे। ठीक, नंबर 1, तो आपको 5 एंट्री का सेट बता रहा हूं, 5 एंट्री से आपका रिडम्पशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 5 एंट्री रिडम्पशन की आप याद कर लो, बहुत इजी चैप्टर है। पहली बात तो अगर ये पार्टली पेड अप होते तो हम फुली पेड अप बनाता। फुली पेड अप बनाने की एंट्री आप जानते हो, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये नहीं लिखवा रहा मैं, ये तो आपकी नॉर्मल एंट्री सब जानते हो। रिडम्पशन की 5 एंट्री बताता हूं। तो नंबर 1, अगर मुझे इसको रिडीम करना है तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सोचो। डेफिनेटली अगर कैपिटल हमें हटाना है तो डेबिट होगा। तो आप क्या करेंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। किससे कर देंगे हम? फेस वैल्यू से डेबिट कर देंगे, नॉमिनल, क्योंकि अब फुली पेड तो हो ही गया होगा, 100% हो गया होगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत। तो फेस वैल्यू फुली पेड हो चुका होगा तो फुली पेड अकाउंट से कर देंगे। पूरे 10 लाख का रिडम्पशन हो तो 10 लाख कर दो, 5 लाख का हो तो 5 लाख कर दो। तो यहां से हट गया, मैं एज्यूम कर रहा हूं 10 लाख पूरा हो गया सपोज। अब हो सकता है कि ये 100 रुपीज वाला शेयर जो है आपने 110 पर रिडीम किया। कितने में किया? 110 पर। तो 10 रुपए ज्यादा दे रहे हो आप, लॉस हो, क्या करोगे? डेबिट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिटेड, ये भी डेबिट हो जाएगा। तो 100 रुपए और 10, 110 रुपए देना है मुझे, ये हम ड्यू कर लेते हैं टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन टू शेयर होल्डर। अल्टीमेट मुझे 100 रुपए ये, 10 रुपए ये और 110 रुपए देना है। सीधी सी बात है। फर्स्ट एंट्री आप ये लिख लेंगे हमेशा ही, हर क्वेश्चन में। अब मुझे इन दो का अरेंजमेंट करना है। ये तो लायबिलिटी क्रिएट कर लिया, आखिरी एंट्री में मैं इसको पेमेंट कर दूंगा शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो ये अकाउंट तो बहुत इजीली बन जाएगा, 110 रुपए का पेमेंट कर दूंगा। इन दो का अरेंजमेंट करना है मुझे, तो सेक्शन 55 इसके बारे में कहता है, इसके बारे में नहीं कहता है, ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 55 जो है वो सेक्शन 55 इसके बारे में है, इसके बारे में नहीं है। इसके बारे में आप सेक्शन 52 लगा सकते हैं, यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहां से एडजस्ट हो सकता है? तो शेयर प्रीमियम अकाउंट जो बैलेंस शीट में पड़ा रहता है, शेयर प्रीमियम, उससे। लेकिन इसका भी मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया और मॉड्यूल का नोट बताया मैंने कि ये क्या मान रहे हैं कि सारी कंपनी सेक्शन 133 को कंप्लाई करती है। इट मींस दे कैन नॉट एडजस्ट रिडम्पशन प्रीमियम फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पड़ा हुआ, उससे सेट ऑफ
नहीं कर सकते। ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट, तो भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इन पर सेक्शन 133 नहीं लगता होता तो इट इज पॉसिबल टू सेट ऑफ दिस लॉस फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अपेयर इन बैलेंस शीट। जो पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, नया नहीं, पुराना प्रीमियम, उससे आप ये एडजस्ट कर सकते हो इफ कंपनी नॉट कवर्ड अंडर 133, सेक्शन 133। बट मैं बोल रहा हूं पूरे स्टेटमेंटल में उन्होंने माना है कि कंपनी कवर्ड अंडर 133, तो हम भी यही मान के करेंगे, इसलिए हम कभी भी इस प्रीमियम को एडजस्ट नहीं करेंगे, इससे एडजस्ट नहीं करेंगे। पढ़ा है, पढ़ा रहने दो। तो फिर किससे एडजस्ट करेंगे? तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, मैंने अभी आज आपको वहां लिखवाया है कि इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व और एनी अदर फ्री रिजर्व। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं इनसे, यानी मैं एडजस्ट कर लेता हूं इसको जनरल रिजर्व से या P&L अकाउंट से या अदर फ्री रिजर्व से, इनको डेबिट कर देता हूं मैं, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मैं इनसे एडजस्ट कर देता हूं। तो ये 10 रुपए में से 2 इसमें से हो गए, 2 रुपए इसमें से, सॉरी मान लो इसमें से 6 रुपए इसमें से हो गए, 4 रुपए इसमें से हो गए। इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिया इसको। ठीक है, ये तरीका। तो सबसे पहले आप इसका हिसाब क्लियर किया करें, जितना भी प्रीमियम है पहले इसका अकाउंट बंद कर दिया करो आप, कैसे भी करके। पूरा आप कहीं और एक से एडजस्ट कर लो, 2 से एडजस्ट कर लो, जिससे करना हो, कोई रैंकिंग भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन मान लो ऐसा दिया होता कि ये जनरल रिजर्व अलग से दिया हुआ है 20 का और P&L अलग से दिया हुआ है 15 का, तो थोड़ा इसमें से कर सकते हो आप, लेकिन आप क्यों 2-2 एंट्री करोगे? अगर आपके पास अकेला जनरल रिजर्व से हो रहा है तो जनरल रिजर्व से कर लो, अकेले P&L से हो रहा है तो P&L से कर लो, कोई कम हो तो फिर दूसरे का सहारा लो। तो जनरली एक से ही काम हो जाएगा आपका, इसका जनरल रिजर्व या P&L से। ठीक, बिल्कुल ये हिसाब क्लियर कर देना आप। अब ये है सारा खेल इसका, सेक्शन 55 क्या बोलता है? सेक्शन 55 फिर से याद दिला दो कि आउट ऑफ फ्रेश इश्यू और आउट ऑफ फ्री रिजर्व। इसका मतलब ये है, उनका कहना है का सेक्शन 55 का मतलब जो था आउट ऑफ फ्रेश इश्यू का और आउट ऑफ फ्रेश इश्यू और आउट ऑफ फ्री रिजर्व। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जितना यहां से कैपिटल हटे 10, इस 10 के बराबर, फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से याद रख लेना, बहुत इजी चैप्टर है, सड़ी सी बात है कि ये प्रीमियम टू प्रीमियम हो गया, बात खत्म। अब इसकी बात कर रहा हूं कि ये जितना हटेगा यहां से 10 लाख, तो 10 लाख के बराबर आप या तो नए शेयर ले आओ, नए शेयर कोई से भी, या तो नए इक्विटी शेयर ले आओ आप। तो आपका कैपिटल बेस पहले भी 30 था, अभी भी कितना रहा 30, या नए प्रेफरेंशियल ले आओ। तो एक तरीका तो ये कि आपको अपना कैपिटल बेस 30 का 30 रखना है। अगर फ्रेश इश्यू मान लो आप नए शेयर इक्विटी शेयर इश्यू कर पाए या प्रेफरेंशियल सिर्फ 7 ही इश्यू कर पाए, तो आपका 27 हुआ कैपिटल बेस, जबकि पहले कितना 30, तो 3 कम पड़ रहा है ना। तो उनका कहना है कि 3 आप कहां से ले लो? फ्री रिजर्व से, यानी 3 के बराबर आप क्या बना दो? अपने रिजर्व्स डेबिट करके और CRR बना दो। उनका कहना है कि 3 को क्या कर दो? CRR बना दो। 3 का CRR बना दोगे तो भी उनका मानना है कि 30 की कैपिटल बराबर हो गई आपकी, पहले भी 30 थी, अभी भी 30 हो गई, और इतने रुपए से आप अपने रिजर्व कम कर लो। भाई आप बोलो, सोचोगे कि सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, इससे कोई मतलब क्या निकला? रिजर्व टू रिजर्व तो एंट्री हुई, ये पहले भी, ये भी रिजर्वेशन सरप्लस में था, ये भी रिजर्वेशन सरप्लस में, फर्क क्या पड़ा फर्क। ये फ्री रिजर्व थे, कैन बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पज, बट नाउ इट इज CRR। अब क्या बन गया ये? CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर वन पर्पज, दैट इज इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इसको आप और कहीं इश्यू नहीं कर सकते और कहीं यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये आगे चल के इसकी एक ही एंट्री होगी, CRR अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, बस और कोई यूज ही नहीं है। यानी एक तरीके से कैपिटल बन गया ना। तो या तो ये कैपिटल नए शेयर इश्यू कर दो या फिर ये बना दो, तो कैपिटल टू कैपिटल बन गया ना। तो सेक्शन 55 ये कहता है कि अगर आपकी जितनी कैपिटल डेबिट होगी उतने के बराबर आपको या तो नए शेयर इश्यू करना है या फिर उतने के बराबर CRR बनाना है।
मान लो कि मेरे पास शेयर्स कुछ भी इश्यू करने का नहीं कहा होता क्वेश्चन में, कुछ भी शेयर्स, तो क्या करता, तो पूरे 10 के बराबर मुझे सीआरआर बनाना पड़ता, फिर 3 से काम नहीं चलता, पूरे 10 से मुझे सीआरआर बनाना पड़ता, जनरल रिजर्व कम कर देता और सीआरआर बनाता। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आता है, क्या लिखा आता है कि यूटिलाइज मैक्सिमम रिसोर्सेस अवेलेबल, मैक्सिमम रिजर्व्स अवेलेबल। तो जितने रिजर्व्स हो, कई बार ऐसा आता है कि आप उसको यूज कर लें, तो यानी कि वो डेफिनेटली उन क्वेश्चन में आपको रिजर्व कम देंगे, तो उतने सारे रिजर्व आप कहां डाल देना, सीआरआर में। मान लो यहां पर इतने रिजर्व होते ही नहीं, यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस यहां पर 3 होता और यहां 4 होता। अब क्वेश्चन में वो लिखते हैं कि रिडम्पशन कैन बी आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स रिक्विजाइट नंबर्स, नंबर नहीं देते, रिक्विजाइट जितने जरूरत उतने इश्यू करो, कितने बताएंगे नहीं। You can issue requisite number of shares after utilizing available resources। तो available resources मतलब पहले ये दोनों जो मेरे पास पड़े हैं, reserves and profit, इनको मैं डेबिट करके सीआरआर में डालता, पहले इनके बराबर इनको डेबिट करके मैं सीआरआर बनाता था। अब मेरी कैपिटल 27 होगी जबकि होना थी 30, तो 3 से क्या करूंगा, मैं नए शेयर इश्यू कर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, नए शेयर इश्यू कर देंगे, या तो प्रेफरेंशियल या इक्विटी। तो कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन में, पूरा ये भी हो सकता है फ्रेश इश्यू, पूरे के पूरे शेयर हो सकता है, थोड़ा ये हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। यानी 2 एंट्री आपको इसके बाद करना है, इन 2 एंट्री की सीक्वेंस फिक्स है, तीसरी और चौथी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है तो कौन सी एंट्री करेंगे, तो अब हमें 2 एंट्री करना है, 2 में से पहले कौन सी। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको फ्रेश इश्यू की पूरी इंफॉर्मेशन हो, दैट 1000 शेयर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड फॉर रिडम्पशन पर्पस एट द रेट सो एंड सो, तो आप उसकी एंट्री कर दें। क्या एंट्री होगी उसकी, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या शेयर प्रीमियम वर्ड भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये कर देंगे हम पहले। और फिर अगली एंट्री कौन सी कर देंगे, अगली एंट्री हम करेंगे सीआरआर, अगली एंट्री क्या करेंगे, सीआरआर। और कभी कभी क्या होगा, सीआरआर की पहले होगी, ये बाद में होगी, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अब सपोज क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल के बारे में कहा था और शेयर कैपिटल के बारे में ये कहा था कि इधर आपने रिडम्पशन किया 10 लाख रुपए के शेयर का, कितने का, 10 लाख। प्रीमियम का हिसाब पहले ही निपटा चुका हूं मैं, ठीक है, ये सारे फिगर इमेजिनरी फिगर है, ये लिख मत लेना भी आप, है ना, ये नहीं लिखना है। तो प्रीमियम का हिसाब तो प्रीमियम हो गया, इसकी बात अलग कर लो। 10 लाख के बराबर ये डेबिट हुआ ना, इतना मुझे क्रेडिट लाना है। क्रेडिट लाने के 2 रास्ते, या तो ये क्रेडिट हो जाए या सीआरआर क्रेडिट हो जाए। प्रीमियम यूज नहीं करना है, प्रीमियम लिखना जरूर है, लेकिन आप इस प्रीमियम को इसमें कंसिडर नहीं कर सकते, प्रीमियम को बिल्कुल अलग रखना है। कैपिटल टू कैपिटल सेक्शन 55 ये बताता है। तो 10 हटे, या तो 10 के बराबर नए शेयर ले आऊं, चाहे वो प्रीमियम पर लाऊं, चाहे वो डिस्काउंट पर लाऊं, चाहे एड पर लाऊं, लेकिन शेयर आ जाना चाहिए। अगर ये आ गए तो सीआरआर की जरूरत ही नहीं है, 10 डेबिट 10 क्रेडिट। लेकिन अगर मान लो नए शेयर आपने 7 लाख इश्यू करे, तो मुझे सीआरआर कितना लाना पड़ेगा, 3 लाख। तो आपको पहले एंट्री ये कर देना है, फिर दूसरी एंट्री में पहले सीआरआर तय कर लेना ऐसे करके। अब ये सीआरआर 3 लाख क्रेडिट पहले कर देना। अब कहां से लाना है, तो सीआरआर आप कहां से ला सकते हो, जनरल रिजर्व से ला सकते हो, P&L अकाउंट से ला सकते हो, या अदर फ्री रिजर्व से ला सकते हो। फ्री रिजर्व, अदर, ये भी फ्री रिजर्व है, ये अदर फ्री रिजर्व, और कोई दिया हो डिविडेंड इक्वलाइजेशन या और भी कुछ, तो उनको आप डेबिट करके, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं, किसी में से भी कर लेना, ठीक है ना। मॉड्यूल में कभी P&L से कभी ऐसा कुछ नहीं, किसी से भी कर सकते हो। इतना आप सीआरआर में ट्रांसफर कर देना। इसका मीनिंग क्या हो गया, बीइंग फ्री रिजर्व्स कैपिटलाइज, आपने फ्री रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटल बना दिया उसको, ठीक है। अब वो फ्री नहीं रहे, अब वो कैपिटल रिजर्व बन गए, ठीक है। और ये हुआ इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स। तो कभी ये पहले करना है, कभी ये बाद में करना है, पर ये सीक्वेंस ये रहेगी। और 5वीं और आखिरी एंट्री,
और वो होगी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, या आपने इनको पेमेंट कर दिया, बैंक पेमेंट टू शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर अकाउंट यहां खोला, यहां बंद हो गया। 5 एंट्री का सेट है, अच्छे समझ लेना, बहुत ही इजी है। ठीक, 5 एंट्री में पहले एंट्री तय करेगी कि देना कितना है और देंगे लास्ट में, तो ये तो हिसाब क्लियर है। इस एंट्री से तय होगा कि प्रीमियम के लिए कितना चाहिए और इसके लिए कितना। इसके लिए जितना चाहिए उतना आपके पास कहीं ना कहीं P&L वगैरह होगा, तो ये तो इसका तो एक ही तरीका है, यहां प्रीमियम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट की फिर से बोल रहा हूं, बैलेंस शीट की प्रीमियम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ जनरल रिजर्व या P&L से कर देंगे। तो इसका हिसाब तो पहले ही खत्म कर देना। अब ये मेन है, इसके लिए आपको या तो फ्रेश इश्यू लाना पड़ेगा या सीआरआर बनाना पड़ेगा, या तो पूरे फ्रेश इश्यू लाओ या पूरा सीआरआर बनाओ, या थोड़ा सीआरआर बनाओ थोड़ा ये बनाओ, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है बात। तो 2 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। अब इस पूरे क्वेश्चन में मैंने आपको 2 टाइप की बात की, तो 2 टाइप में से एक टाइप तो ये हो गया जहां हम सेक्शन 55 को तो फॉलो करना ही, ये तो कंफर्म है, सभी क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो 10 लाख के बदले 10 लाख। लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां हमें फंड की जरूरत पड़ेगी पैसे के लिए। अभी मैंने आपको इसमें फंड की रिक्वायरमेंट के लिए सेक्शन नहीं बताया है भी नहीं कि ये 10 लाख और 1 लाख के प्रीमियम यानी मुझे देना कितने, 11 लाख देना, तो 11 लाख रुपए हमारे पास है भी नहीं, सही है नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा ही नहीं है, रिडम्पशन कहां से करूं, तो पैसा लाने के लिए थोड़ा तो यहां से आया पैसा, थोड़ा हो सकता है इन्वेस्टमेंट बेच दिए हो, डिबेंचर्स इश्यू कर दिए हो, कुछ और हो, तो वो आपको क्वेश्चन अलग से दिया हो, वो सेक्शन 55 में कवर्ड नहीं। जब भी हम रिडम्पशन की बात करेंगे तो सबसे आईएमपी पार्ट ये है। फंड रिक्वायरमेंट की बात करेंगे कि पैसा लाना है, तो वो मैं अलग क्वेश्चन बताऊंगा आपको, इसलिए आप उस एक्सेप्शनल क्वेश्चन को छोड़ दें, बाकी सारे क्वेश्चन की थीम ये रहती है, कंसेप्ट ये रहता है। ये है सेक्शन 55 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। अब 1 बाय 1 आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशन 12.5 पेज नंबर के बाद दिए हुए मिलेंगे। एक बिल्कुल सिंपल सा पहले करवा दूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप, कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस शेयर्स एट पार, 8 पार इश्यू किए। अगर 8 पार इश्यू किए हैं तो फिर प्रीमियम आएगी, जितने के थे उतने में इश्यू किए, रिडीम किए। Redeem these shares at par by issue of sufficient number of equity shares of 10 each fully paid up at par. You are required to pass the entries. तो 5000 शेयर्स से of 100 each, 5000 शेयर्स of 100 each means 5 लाख रुपए के हो गए। और 8 पार इश्यू किए, 8 पार रिडम्पशन करना है, इसका मतलब कितना पेमेंट करना है टू शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को हमें पेमेंट करना है 5 लाख, और आखिरी वाली एंट्री में 5 लाख का पेमेंट भी कर दूंगा। ये 2 एंट्री तो बिल्कुल फिक्स है, खेल सारा इन 3 एंट्री का। इसमें से ये एंट्री इस क्वेश्चन में होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कुछ डेबिट ही नहीं हुआ, तो क्रेडिट करने की जरूरत ही नहीं। एंट्री होगी। इसमें क्या कोई नया फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स है? तो क्या लिखा हुआ है? कंपनी डिसाइड टू रिडीम प्रेफरेंशियल शेयर्स एट पार बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up at par. रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो बात ही नहीं की उन्होंने, दिए भी नहीं है, तो आप कैसे मान लोगे कि सीआरआर बनाना है? उन्होंने तो खुद ने लिख दिया सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स, यानी जितने जरूरत हो उतने शेयर इश्यू कर दो आप। तो कितने शेयर इश्यू करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया उन्होंने। तो आप चलना हमेशा इससे, बस एक ही तरीका बता रहा हूं, दूसरा कुछ नहीं। जितना बोलता हूं उतना सुना करो ज्यादा। तुम लोग क्या करते हो, जितने बताते हैं उधर से डायरेक्शन चेंज करके दूसरी गली में चले जाते हो। जितना बता रहे हैं उस डायरेक्शन पे चलो कि यहां कैपिटल गई, प्रीमियम होते भी तो मैं इग्नोर कर देता। कैपिटल टू कैपिटल, मुझे 5 लाख की कैपिटल लाना है कैसे भी। कितनी कैपिटल लाना है? 5 लाख। तो 5 डेबिट हुए और 5 क्रेडिट लाना है। और ये इक्विटी शेयर है कितने का जो नए शेयर इश्यू कर रहे हैं? ऑफ ₹10 each एट पार। तो 5 लाख रुपए एट प्रीमियम भी होता तो प्रीमियम अलग रहती, मुझे यहां तो पूरे 5 लाख लाना पड़ता, प्रीमियम अलग से है। ऐसा नहीं करता कि इस 5 लाख में से 475 और 25 प्रीमियम, ऐसा नहीं कर सकते। 475 करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैंने क्या कहा, बैलेंस शीट में से आपकी 5 लाख की कैपिटल हटी ना, तो 5 लाख की नई कैपिटल आना चाहिए।
प्रीमियम अलग, अगर ये प्रीमियम होती भी तो ये अलग होती, तो इसको अलग हटाओ मतलब। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी, विदाउट प्रीमियम वाला। विदाउट प्रीमियम वाली एंट्री तो बहुत ही इजी रहेगी, कैपिटल हटी कैपिटल लिया, ठीक। और ये शेयर भी कैसे इश्यू की, एट पार, तो 5 लाख के बदले में 5 लाख। तो फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर फ्रेश इश्यू इश्यूड सफिशिएंट नंबर फॉर रिडम्पशन हो गया, तो 1 2 3 एंट्री में खेल ही खत्म हो गया। इस तरह क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको। सेकंड, सी लिमिटेड है 10,000 10% प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ 100 each fully paid up, the company decide to redeem these shares at par। तो अगेन एट पार रिडीम करना है, एट पार रिडीम करना है कितने, 10,000 शेयर 100 रुपए का एक, 10,000 शेयर्स ऑफ 100 each है ना, 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए मुझे देना। एट पार है तो आखिरी में 10 लाख का पेमेंट कर देंगे, तो ये 2 एंट्री तो फिक्स हो गई। अब क्या बोलते हैं वो, बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर इज फुली पेड अप, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज वगैरह वगैरह। अब क्या कर सकते हैं, अब सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू करने का बोल रहे हैं। सफिशिएंट नंबर, प्रीमियम कितनी, 2 रुपए, तो 10 और 2 12 रुपए में इश्यू करना है, यानी इस बार पैसा ज्यादा आएगा। 10 रुपए के शेयर के साथ हमें क्या क्या आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपए, और टू प्रीमियम अकाउंट 2 रुपए। लेकिन नंबर नहीं बताया कितने शेयर्स, सफिशिएंट जितनी जरूरत हो। तो आप बताओ कितनी जरूरत है, सीआरआर तो कुछ है नहीं, ये 10 लाख की कैपिटल 10 लाख के बराबर, या तो नए शेयर लाना है या सीआरआर बनाना, 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। सीआरआर दिया नहीं है तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा ना, और एक ऑप्शन क्या बचा ये, यानी कैसे भी करके मुझे 10 लाख रुपए यहां लाना है। क्या लाना है, 10 लाख, तो 10 लाख और 2 रुपए प्रीमियम, तो 12 लाख रुपए हो गए ना। ऐसे ये मत सोचना कि सर ये 10 लाख रुपए जो हैं, ये 10 लाख रुपए जो हैं, इसमें हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आपने अक्सर ये सुना होगा इश्यू प्राइस से डिवाइड करते हैं, सुना ना। लेकिन इश्यू प्राइस से अगर मैं डिवाइड करता है यहाँ 12 से, तो आप देखो नंबर ऑफ शेयर कम आते, और नंबर ऑफ शेयर्स कम आते तो उतने शेयर्स यहां आते, तो आपके 10 लाख डेबिट 10 लाख क्रेडिट नहीं हो पाते। इसलिए जब भी शेयर प्रीमियम पर इश्यू होगा तो डिवाइड तो आप किससे करोगे, हमेशा फेस वैल्यू से करोगे। और अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में 8 पार इश्यू किए तो भी 10 से इश्यू किए, तो फेस वैल्यू से ही डिवाइड करना है। इफ इश्यूड 8 पार, और इस तरफ लिख देता हूं, और इश्यूड एट प्रीमियम, दोनों कंडीशन में आपको डिवाइड किससे करना है, 10 से। तो जितने रिक्विजाइट अमाउंट हो आपका, जितनी जरूरत हो आपको, उतना हटा के बाकी कर लेना, ठीक है। इस तरीके से तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड एंट्री हो गई, थर्ड एंट्री हो गई। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 9,000 शेयर्स 10% रिडीमेबल, ठीक है, of 10 each fully paid up, the company decide to redeem these preferential shares at par, again redemption at par है, by issue of sufficient number of share equity shares of ₹9 each fully paid up। मतलब उसको ऐसा कहें आप, of ₹10 each, ₹8 each fully paid up, मीन्स डिस्काउंट पर है। शेयर तो 10 का ही है, बट 9 रुपए फुली पेड अप में इश्यू किया, ₹1 का डिस्काउंट हो गया। तो तीनों क्वेश्चन को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अभी इन तीनों केसेस में मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं बताया है। तीनों क्वेश्चन में सिंपल रिडम्पशन एट पार हो रहा है, कोई सीआरआर का लफड़ा भी नहीं है, तो हमने 3 एंट्री की। अक्सर 2 क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं, तीसरा अब मैं तीनों को एक साथ कंपेयर करवा दूं पहले मैं आपको। तो तीनों को हम जब कंपेयर करेंगे तो आप देखिए ध्यान से कि पहले केस में हमने 8 पार वाली बात की। 8 पार 10 रुपए का शेयर इक्विटी शेयर
आपने 10 रुपये पर शेयर से इश्यू किया। दूसरे केस में आपने एट प्रीमियम मीन्स 10 रुपए का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पर इश्यू किया। और तीसरे केस में एट डिस्काउंट पर इश्यू किया है, 10 रुपए का शेयर 1 रुपए डिस्काउंट 9 रुपए पे इश्यू किया है। हालांकि आजकल डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते हैं, बट फिर भी मॉड्यूल में दिया इसलिए समझा रहा हूं। इसमें आपने क्या एंट्री की, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर अकाउंट। यहां पर आपने कितना ड्यू किया था पैसा, यहां शेयर्स थे 5 लाख, तो 5 लाख तो प्रीमियम नहीं थी। दूसरे केस में 10 लाख, इसमें भी प्रीमियम नहीं थी। तीसरे केस में 9,000 10% प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ 10 इज फुली पेड अप, द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस शेयर्स एट पार। यहां पर भी एट पार रिडीम हो रहे मीन्स 90,000 रुपए में रेशियो, तो यहां पर भी 90,000 ही देना है एट पार। तो ये सब एट पार है, कहीं कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं, पहली बात। तीसरी एंट्री सभी में इजी है, क्या, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सारा झंझट जो है वो सेकंड एंट्री में आ रहा है। तीसरी एंट्री सब में शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। आपको अल्टीमेट पेमेंट कितना करना है, यहाँ 5 लाख ड्यू हुआ 5 लाख पेमेंट कर दिया, यहाँ 10 ड्यू हुआ 10 पेमेंट कर दिया, यहाँ 90,000 ड्यू हुआ 90,000 पेमेंट कर दिया। 5 एंट्री में से 3 एंट्री में खेल हो जाएगा अगर आपके पास सीआरआर नहीं होगा तो। सीआरआर के बिना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, समझ लो। अब तकलीफ ये है कि उन्होंने हर जगह ये तो कह दिया कि आपको इक्विटी शेयर इश्यू करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इक्विटी शेयर इश्यू जो करना है वो कितने करना वो नहीं बताया। सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स बोल दिए। अगर वो नंबर ऑफ शेयर्स बता देते कि 10,000 20,000 15,000 तो हम उतने ही इश्यू करते, फिर अपनी तरफ से कोई और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं करते। उन्होंने बोला सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर आपने देखा, अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को। अब हम आ गए हैं कंपैरिजन वाली बात पर। तो हम अब सीख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। उसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन ये करवाया, इसमें मैंने आपको ये करवाया कि आपको 5 लाख रुपए में मैंने किससे डिवाइड करवाया, 10 रुपए से पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 50,000 इक्विटी शेयर्स। 50,000 इक्विटी शेयर आपने इश्यू कर दिए 5 लाख में, और 5 लाख आ गए, ना कोई डिस्काउंट था ना कोई प्रीमियम थी, 8 पार इश्यू हुए थे। इस केस में आपको 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए के लिए आपने क्या किया, डिवाइडेड बाय 10 से किया या 12 से, तो 10 से ही करवाया मैंने आपको डिवाइड। 1 लाख शेयर्स आए ऑफ 10 ईच। 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच 10 लाख रुपए कैपिटल के, 2 लाख प्रीमियम के, 12 लाख रुपए बैंक में आ गए। अब तीसरा केस में मुझे चाहिए 90,000, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 10 पर शेयर, तो यह है 9,000 शेयर्स। ऐसे करें या इसमें 9 से डिवाइड करें, यानी डिस्काउंटेड वैल्यू से करें पर शेयर, डिस्काउंटेड वैल्यू, तो यहां आ जाएंगे 10,000 शेयर। 10,000 शेयर 10 रुपए का एक, तो 1 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक में आएंगे 90,000 और 10,000 रुपए हो जाएगा डिस्काउंट। ये 3 केस आप ध्यान से देख लें, और इन 3 को समझने के लिए मुझे आपको लाना पड़ेगा इसी 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के नीचे, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। मिनिमम कितना कम से कम शेयर इश्यू करें, तो मिनिमम शेयर इश्यू करना है तो मैक्सिमम रिजर्व्स यूज करो। तो आप जितने आपके पास रिजर्व्स हैं पहले उसका सीआरआर बना लोगे। मान लो इन क्वेश्चन में भी आपके पास इसमें सपोज 1 लाख का सीआरआर होता, ठीक है, तो आप 1 लाख सीआरआर में कर लेते यूज। तो अब आपको फिर 5 लाख के शेयर इश्यू नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया है आउट ऑफ फ्रेश इश्यू और आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो इफ फ्री रिजर्व्स यूटिलाइज देन रिमेनिंग अमाउंट इक्विटी शेयर्स, इफ इक्विटी शेयर इश्यूड देन रिमेनिंग अमाउंट सीआरआर।
तो अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि रिजर्व इन सरप्लस अवेलेबल एंड जनरल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज टू क्रिएट सीआरआर, तो सपोज 1 लाख का मैंने सीआरआर बनाया होता, तो 1 लाख की कैपिटल डेबिट हुई, उसकी जगह मुझे क्रेडिट लाना है। क्रेडिट क्या लाना है? या तो नए शेयर क्रेडिट लाना है या सीआरआर। अगर सीआरआर 1 लाख आ चुका होता तो फिर यहां मुझे जरूरत कितनी पड़ती? 4 लाख। तो मैं 4 लाख की शेयर इश्यू करता ना, 5 लाख का शेयर इश्यू क्यों करता? तो ये यहां पे लाइन लिखी हुई है। फर्स्ट पॉइंट आप पढ़े, इन सच केस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज असर्टेन। मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल, तो आप असर्टेन कर लेना जितने रिजर्व्स आपका अवेलेबल है उन सबको आपको पहुंचा देना सीआरआर। इसी में एक एग्जांपल लिखा है इसी लाइन में। सपोज एग्जांपल, इफ बैलेंस इन जनरल रिजर्व इन बैलेंस शीट इज 1 लाख, and additional information provide that board of directors have decided that balance of general reserve should not be less than 40,000। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिख दिया कि 1 लाख है रिजर्व, लेकिन आप 40,000 से कम नहीं कर सकते, तो मतलब अवेलेबल फॉर सीआरआर ओनली 60,000, तो वी कैन यूटिलाइज ओनली 60,000 फॉर द पर्पज ऑफ सीआरआर। 1 लाख रिजर्व था, 60 यूज कर लिए, बच जाएगा 40, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा 40 से कम नहीं होना। नहीं लिखा होता तो मैं पूरे 1 लाख रुपए यूज कर लेता। ठीक, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आफ्टर असर्टेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व, ये असर्टेन हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी। अब क्या करें? तो ये असर्टेन होने के बाद अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो मिनिमम प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इश्यू आ जाएगा। यानी अब मिनिमम शेयर कितने इश्यू करना, मैक्सिमम रिसोर्स यूज कर लिए, मिनिमम शेयर। उसके लिए अगले पेज पर 12.6 पर एक फॉर्मूला नजर आएगा, मिनिमम प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। मिनिमम प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, कम से कम कितने शेयर इश्यू किए हैं? तो फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स टू बी रिडीम्ड। Nominal value of preferential shares to be redeemed. Nominal value of shares to be redeemed. Preferential shares to be redeemed. या नोट्स में से लिख लेना, यानी 5 लाख। ठीक, ये नॉमिनल वैल्यू, इसके साथ प्रीमियम होती तो इसको इग्नोर कर देते, 5 लाख ही लिखे। लेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, तो मैक्सिमम रिजर्व्स अवेलेबल फॉर redemption is 60,000 because we cannot make more than 60,000 CRR. Out of 1 lakh general reserve, only 60,000 can be utilized. 40,000 is to be maintained in balance sheet. ठीक है, तो 60,000 आपने यूज कर लिया, तो माइनस कर देंगे। इसका मतलब माइनस क्या कर देंगे? रिजर्व्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, फ्री रिजर्व्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन। ये माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो होगा आपका मिनिमम प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू, यानी कम से कम इतने शेयर इश्यू करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर इस 5 लाख रुपए में से 60,000 ये माइनस करता तो मैं 540 लिखता है। इस केस में 10 लाख के नॉमिनल वैल्यू लेस सीआरआर करता है, अगर मैं 60,000 तो यहां 9,40,000 के ही शेयर इश्यू करते। ऐसे यहां पर भी हर जगह तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या तो फ्रेश इश्यू या सीआरआर। तो अगर सीआरआर है तो वो हटा दो, बचा हुआ शेयर्स, और अगर शेयर्स है तो शेयर्स हटा दो, बचा हुआ सीआरआर, दोनों आ सकता है। बट इस क्वेश्चन में भी हमारे पास सीआरआर नहीं, ये तो एग्जांपल था, इसलिए सीआरआर अगर 0 हो गया तो पूरे के पूरे 5 लाख रुपए आपके यहां आ गए। ऐसे 10 लाख माइनस सीआरआर कुछ भी नहीं है तो पूरे 10 लाख आ गए। ऐसे 90,000 माइनस सीआरआर कुछ भी नहीं तो पूरे 90,000 आ गए। ये तो हुई ऊपर वाली बात। क्या लिखना है आपको? मिनिमम प्रोसीड। अब डिवाइड करने वाली बात समझ लेते हैं। डिवाइड करते समय आपको नीचे एक डार्क लेटर में फॉर्मूला मिलेगा, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू मिनिमम प्रोसीड टू कंप्लाई विद सेक्शन 55। सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए अपने को? 5 लाख। ठीक है, और मैं फिर बोल रहा हूं अगर सीआरआर होता तो कितना चाहिए देता? 4,40,000, क्योंकि 60,000 सीआरआर हट जाता, माइनस हो जाता। तो मिनिमम प्रोसीड डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर, तो फेस वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दिया।
फिर नीचे लिखा प्रोसीड ऑफ वन शेयर, प्रोसीड ऑफ वन शेयर मीन्स पर शेयर, प्रोसीड ऑफ वन शेयर को आप ये लिख सकते हो पर शेयर प्राइस मीन्स पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। कौन सी प्राइस लेना है? इश्यू प्राइस नहीं लेना है, इश्यू प्राइस तो एट पार एट डिस्काउंट सब होती, हमें लेना है क्या? पार वैल्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड इफ इट इज इश्यूड एट पार और प्रीमियम। तो जब भी एट पार इश्यू करोगे आप और एट प्रीमियम इश्यू करोगे, इन दोनों केस में आपको पार वैल्यू ही लेना है, 10-10 रुपए ही लेना है, प्रीमियम हो तब भी और ये हो तब भी। 12 से डिवाइड नहीं करना है। आप इमेजिन करना अगर यहाँ 12 से डिवाइड किया होता तो डिवाइड करने पे ये फिगर आपके शेयर्स जो हैं ये 1 लाख नहीं आते, ठीक है, 80-90 हजार आते। तो 90 हजार अगर मान लो आते 9 लाख, तो 9 लाख अगर आते तो आपकी सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। सेक्शन 55 बोलता है जितना कैपिटल डेबिट होगा उतना कैपिटल क्रेडिट होना कंपलसरी है, या तो सीआरआर बना के या शेयर कैपिटल बना के, उतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कितना लिखना है? 10। लेकिन एक मजेदार बात आगे लिखी हुई है जिसके लिए मैंने इतना बड़ा वापस से रिवाइज किया, आपको यहीं पे अंडरलाइन करना है। हाउएवर इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इट रिफर्स टू डिस्काउंटेड वैल्यू, मींस इट रिफर्स टू मींस ये डिवाइड वाला फिगर जो इट रिफर्स टू डिस्काउंटेड वैल्यू, ये भी एक बात है। तो यहां 10 से नहीं 9 से करना है। ये मैंने आपको कंपेरिजन इसीलिए कराया था कि आप एक बार क्वेश्चन करवा दिए मैंने, एक बार ये पूरा रूल पढ़ा दूं मैं, आपको बात क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालना है। क्योंकि कभी कभी 2, 4, 5 नंबर में छोटे से क्वेश्चन सिर्फ नंबर ऑफ शेयर निकालने का भी आ सकता है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हो गया दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय का रूल बता दिया, 8 पार, 8 प्रीमियम हो तब भी 8 पार, 8 डिस्काउंट हो तो डिस्काउंटेड वैल्यू, ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आप देखें। अब फोर्थ पॉइंट समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, ये तो हुए आपकी बात कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस पॉइंट में ऐसा लिखा है कि सपोज जैसे आपने डिवाइड किया, इन्होंने बोला डिवाइड करें आप 10 रुपए से 9 रुपए से, मान लो आपने डिवाइड किया, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया है, साथ में करवाता हूं मैं आपको। The board of directors of company decide to issue minimum number of equity shares of ₹9 to redeem 5 lakh preferential shares. The maximum amount of divisible profit available for redemption is 3 lakh. Calculate the number of shares to be issued by company to ensure the provision section 55. ठीक है, तो अब क्या कहना चाहते थे ये? Decide to issue minimum number of shares of ₹9 टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंशियल शेयर्स। 5 लाख के शेयर अगर मुझे रिडीम करना है ₹5 लाख, तो 5 लाख के शेयर रिडीम करना है, मतलब मेरी बैलेंस शीट में से 5 लाख रुपए के प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल डिलीट हो। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं इतने के बराबर सीआरआर बना दूं या फिर मैं इतने के बराबर न्यू शेयर्स ला दूं, इक्विटी या प्रेफरेंशियल, कैसे भी लाना है। ये कह रहे हैं आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल कितने हैं? 3 लाख। तो 3 लाख का तो मैंने क्या बना दिया? सीआरआर, यानी एंट्री कर दी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर। जो भी मेरे पास फ्री रिजर्व्स होंगे वो मैंने ट्रांसफर कर दी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 3 लाख। अब बचा कितना? 2 लाख। ये मुझे कहां से चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स। इन अगेन फॉर्मूले पे आ जाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर रिडम्पशन माइनस क्या? फ्री रिजर्व्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन पर्पस, डिवाइडेड बाय अब डिवाइडेड बाय में हमने बताया था कि या तो पार वैल्यू चाहिए आपको या फिर डिस्काउंटेड वैल्यू चाहिए, 2 में से एक। तो आपको इस क्वेश्चन में 5 लाख रुपए के शेयर्स रिडीम करना है, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी? 5 लाख। नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू लेस फ्री रिजर्व्स अवेलेबल, तो 3 लाख के फ्री रिजर्व्स अवेलेबल थे जिनका हमने सीआरआर बना दिया, डिवाइडेड बाय। तो अब बचे हमारे पास कितने? 2 लाख। 2 लाख के हमें शेयर इश्यू करना है। अब 2 लाख को 10 से डिवाइड करूं या 9 से डिवाइड करूं, क्वेश्चन ये। तो शेयर इश्यू कितने में करने का बोला? फिर से क्लाइन पढ़ना। इश्यू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 9 टू रिडीम 5 लाख।
क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि वो शेयर 10 रुपए का और 9 में इश्यू। प्रॉब्लम ये 9 रुपीज बस ऐसा लिखा हुआ, इक्विटी शेयर ऑफ ₹9, 9 रुपए का ही शेयर है, न लिखा है एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार, कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम तो सिंपल यही समझेंगे ना कि 9 रुपीज पर शेयर, 9 रुपीज पर शेयर। तो अब 9 रुपीज पर शेयर के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं, कितने आते हैं ये आपके 22,222.22 शेयर आए। इतने शेयर इश्यू करना पड़ेंगे, कितने शेयर इश्यू करना पड़ेंगे। तो जो लास्ट 4th नंबर पॉइंट बचा था अपना, वो मैं आपको समझा रहा था। उसमें क्या लिखा हुआ था, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेटेड एज पर थर्ड अबव नीड टू एडजस्ट ड्यू टू वेरियस रीजंस। बहुत सारे रीजन इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। रीजन नंबर 1 क्या, फर्स्ट शेयर फ्रैक्शन कैन नॉट बी इश्यूड, फ्रैक्शन कैन नॉट बी इश्यूड, शेयर ऐसे इश्यू नहीं होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, हम छोड़ दें 22,222 शेयर इश्यू करें? नहीं, अगर ऐसा किया हमने तो इतने से शेयर का हमारी सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। तो यहां लिखा हुआ है कि thus if minimum number of shares as per above includes a fraction, it must be approximate to the next higher figure. next higher figure में अंडरलाइन करना, मतलब यहां पॉइंट 1 भी अगर ज्यादा आ जाता तो मुझे नेक्स्ट हायर फिगर पे आना। नेक्स्ट हायर फिगर अपना है तो कितने शेयर इश्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हायर पे आना, पॉइंट 1 भी आएगा तो भी वो रूल मत लगाना कि 0.5 से ज्यादा आए तो राउंड फिगर करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं इतने शेयर इश्यू करता हूं तो इतने शेयर्स नहीं करता हूं तो सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। सेक्शन 55 के हिसाब से आपका जो सीआरआर और ये कंसेप्ट है ये फुलफिल नहीं होगा, या नंबर ऑफ शेयर में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, जबकि मुझे एग्जैक्ट 5 लाख कैसे भी लाना है। ज्यादा होंगे चलेगा, कम नहीं आना चाहिए। एक और बात लिखिए, फिर आगे लिखा हुआ सेक्शन 55 आर नॉट वैलिड। सेकेंडली, इफ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम स्टेट्स दैट द प्रोसीड number of shares should be multiple of say 10, 50, 100, then again the next higher multiple should be considered. तो हायर मल्टीपल कंसिडर करना। मान लो अब आपको क्वेश्चन में 50 का हिसाब से लिखा होता है, इन मल्टीपल ऑफ 50, आपके इस क्वेश्चन में लिखा भी है इन मल्टीपल ऑफ 50। अगर इन मल्टीपल ऑफ 50 लिखा होता तो फिर यहां क्या होता, तो फिर यहां होता 22,250। इसके बाद 200 के बाद 50 का मल्टीपल 250 तो आएगा। इतने नंबर ऑफ शेयर आपको इश्यू करना है, तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करना है आपको, तो आपका अमाउंट 2 लाख से ऊपर आ जाएगा, वो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। सेक्शन 55 मतलब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। ये क्या थे, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड, ये उसकी स्टेप थी, ठीक है। अब एक डाउट भी क्लियर कर देता हूं मैं यहीं कि आपको। अभी मैंने आपको तीनों ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का रिवीजन करवाया। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्काउंट वाले केस था, ठीक है। हालांकि उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड इश्यूड एट डिस्काउंट। वहां सिंपल लिखा हुआ था क्वेश्चन में ऐसा कि क्या लिखा था आप देखें, जी लिमिटेड had 9,000 preferential shares of 10 each fully paid up. The company decide to redeem these shares at par by issue of sufficient number of equity shares of 9 each fully paid up. तो यहां पर भी लिखा हुआ था कि of 10 each ₹9, ऐसा नहीं लिखा था। यानी हो सकता है यहां पर भी सेम लैंग्वेज जैसा भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में की कि शेयर ही 9 रुपए का है। क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹9 each fully paid up, क्लियर लिखा है। इसका मतलब हो सकता है शेयर ही 9 रुपए का, 10 का है ही नहीं शेयर, तो हम कैसे डिस्काउंट मान लें। तो वो मैंने समझाने के लिए आपको वहां पर डिस्काउंट मान के करा, और आप भी इस क्वेश्चन को ऐसा ही करना है। इसमें आप ऐसा लिख लेना कि ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹1, देन इश्यू प्राइस इज 9, तो वो आपका आंसर बराबर सही रहेगा, ठीक। फिर इसी क्वेश्चन को आप एक बार और कर लेना, इसको क्वेश्चन नंबर 3 को 3A बना लेना। अब मान लो एज इट इज लैंग्वेज होती तो उस कंडीशन में हमें 90,000 डिवाइडेड बाय, तो उस कंडीशन में आप 9 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिवाइड कर देते एट पार, ये पार वैल्यू ही है। तो सिंपल, ना कोई प्रीमियम ना डिस्काउंट, तो 10,000 शेयर्स आते, 10,000 शेयर्स ऑफ 9 ईच ही आते। तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री ये बनती बैंक अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी 90,000, फिर डिस्काउंट नहीं लिखता मैं। तो स्टडी मटेरियल में आपको क्वेश्चन इस तरीके से किया हुआ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये माना है, इसको एट पार माना है, मतलब शेयर ही 9 रुपए का है। लेकिन अगर ये बात
10 से नहीं समझा था तो डिस्काउंट वाली बात समझ में नहीं आती। और मैंने आपको अंडरलाइन भी किया कि डिस्काउंट का केस अगर आएगा तो आपको किससे डिवाइड करना है, डिस्काउंटेड वैल्यू से। वो लिखा हुआ बताया, तो उसका क्वेश्चन नहीं दिया उन्होंने, तो इस क्वेश्चन को मैंने डिस्काउंटेड वाला समझा रहा था मैं आपको। तो वो वाला आंसर बराबर रखना, क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है। वहां आप इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना अपने नोट्स में, 3rd नंबर क्वेश्चन में, है ना। उसमें आप शेयर 10 रुपए का मान के 9 रुपए डिस्काउंटेड वैल्यू मान लेना। और 3A इसी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट एक और बार कर लेना, जो स्टडी मटेरियल की स्टाइल में। तो दोनों को साथ में करोगे तो कंपेरेटिवली आपको याद रहेगा कि सर ने ऐसा क्यों करवाया था और वैसा क्यों किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।